बीए प्रथम वर्ष की हिंदी की प्रिय छात्रा, आज मैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के कहानी लेखन और अपने पाठ्यक्रम में संकलित कहानी ताई पर चर्चा करेंगे, उसका विवेचन और विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि कौशिक जी में क्या खास बात निकल कर आती है। कौशिक जी हिंदी की कहानी कला के उन आरंभिक कहानीकारों में से हैं जो उर्दू से हिंदी में आए थे। मतलब यह उत्कृष्टतम होने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। प्रेमचंद भी उर्दू की परंपरा से हिंदी में आए थे, कौशिक जी भी आए थे। कौशिक जी की एक और ख़ास बात है कि इनकी कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में गिनी जाती है, जिनमें से एक कहानी का नाम है रक्षाबंधन। यह उनकी प्रथम कहानी है जो 1913 में प्रकाशित हुई। कौशिक जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कहानियाँ अत्यंत रोचक बनी रहती हैं, यानी पाठक को हमेशा लगा रहता है कि आगे क्या हुआ। यानी घटना के प्रति पाठक की उत्सुकता कहानी की सफलता को बहुत हद तक निर्धारित करती है, और यह कला कौशिक जी में है, इसीलिए कहानी रोचक बनी रहती है। दूसरी कहानी जी की इनकी एक विशेषता ये है कि ये कहानियों में अक्सर विनोद और व्यंग्य का पुट देते रहते हैं। इसीलिए इनकी विनोद और व्यंग से युक्त कहानीपन को ध्यान में रखते हुए इनकी बहुत सारी कहानियाँ दुबे जी की चिट्ठी के नाम से चांद नामक पत्रिका में बहुत दिन तक सीरियल वाइज निकलती रही। इनके कहानियों के संग्रह का नाम देखें तो इनके 3 संग्रह अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं: रक्षाबंधन, कल्प मंदिर और चित्रशाला। बहुत सारी कहानियाँ लिखने के बावजूद इनकी बहुत कम कहानियाँ ऐसी मिलेंगी जिनसे पाठक को लगेगा कि इसमें रोचकता की भावना कम है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है इनकी भाषा। आम आदमी को तुरंत समझ में आ जाने वाली भाषा का वो प्रयोग करते हैं। भाषा की सरलता, सहजता, साफ गोई और ओजस्विता इनकी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कहानी के पाठक का इनकी कहानियों की ओर आकर्षण का एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि भाषा में जितनी सरलता, साफ गोई और ओजस्विता इनके है, उतनी ही इनके पात्रों में भी बहुत सहजता है। जब हम इनके पात्रों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि इनके पात्र हिंदी समाज के इर्द गिर्द स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए मिल जाते हैं। यानी कि कहानी के पाठक में बहुत कुछ उनके पात्र पाठक को खुद ही दिखने लगते हैं।
ऐसा लगता है कि ये जो पात्र है वो हमारे ही बीच से निकला है, हमारे ही जैसा सोचता है, हमारे ही जैसा बर्ताव करता है, हमारे ही जैसी बातचीत करता है। इसलिए यह पहचान कहानी के पात्रों के साथ पाठक का ऐसा तादात्म्य उपस्थित करता है कि कहानी में अपनेपन की भावना पाठक के भीतर समावेशित हो जाती है। इसलिए ये कहानियां रोचक बनी रहती हैं। अब अपने पाठ्य पुस्तक में केंद्रित कहानी ताई को ही समझो, इसी का उदाहरण लो तो बाकी पूरा व्यक्तित्व तो अपने आप कौशिक जी का उभरता चला आता है। ताई वैसे भी विश्वंभरनाथ शर्मा की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इतनी प्रसिद्ध कि इसकी गणना हिंदी के अति श्रेष्ठ कहानियों में होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि कहानी के कहानीपन के भीतर पात्र की सजीवता को लाने के साथ साथ कौशिक जी इस कला में माहिर हैं कि एक व्यक्ति का पूरा मनोविज्ञान और मनोद्वंद किस तरह से परिवार के भीतर चलता है। थोड़ा सा मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। तुम में से जो भी विज्ञापन देखते होंगे, विज्ञापन कला के माहिर होते होंगे, या जिनका भी रुचि पत्रकारिता के क्षेत्र में विज्ञापन के सृजन और उसके कौशल के प्रति होगी, वो इसको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ता हुआ भी पाएंगे कि विज्ञापन कला की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि मनुष्य के मन को पकड़ो और उस मन को उकसाओ। मन के इस उकसाव से ही चीज बहुत आकर्षक हो जाएगी। वो इसलिए आकर्षक हो जाएगी कि मनुष्य अपने निजी जीवन में व्यवहारिक स्तर पर जो नहीं कह पाता, वह अगर बाहरी जीवन में व्यक्त दिखता है तो उस व्यक्त या उस अभिव्यक्ति के प्रति उसका सहज आकर्षण होता है। जैसे बहुत पहले ओनिडा नाम की एक टीवी का एक विज्ञापन आता था कि घर में ओनिडा मतलब पड़ोसी की जलन। कुल मिलाकर के सामान्यतः इस भौतिकतावादी युग में यह भावना होती है कि हमारे पास पड़ोसी से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो, यानी कि हमारी समृद्धि, हमारी संपन्नता, हमारी वस्तुओं को देखकर पड़ोसी के मन में एक जलन का भाव हो कि यह हमसे ऊंचाई पर है या हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। इस स्वाभाविक भावना को वह विज्ञापन अभी जो है अपनी ओर से बढ़ाता है कि अगर पड़ोसी के भीतर आपके वैभव के प्रति ईर्ष्या जागृत होती है तो आप सफल होते दिखते हैं, इसलिए इस उत्पाद के प्रति आप आकर्षित हो। तो मूल बात पड़ोसी के मन में अपने वैभव के प्रति ईर्ष्या का होना, यह ईर्ष्या का जो मूल मनोविज्ञान है, यह बड़े सहज रूप से कई बार अभाव के कारण उत्पन्न होता है। आप पड़ोसी में जलन क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं, उसको जताना चाहते हैं कि अभाव यानी वस्तु के की कमी के स्तर पर तुम मुझसे निम्नतम। इस मनोभाव को कौशिक जी अपनी कहानी ताई में चरितार्थ करते हैं। यह केवल जरूरी नहीं है कि एक परिवार, चाहे वो संयुक्त हो चाहे असंयुक्त परिवार हो, न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, से किसी दूसरे परिवार या पड़ोसी के प्रति ही हो।
या एक ही संयुक्त परिवार के भीतर दो व्यक्तियों में भी मिल जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह बच्चे से लेकर बूढ़े तक में मिलती है, जवान तक में मिलती है, बहुत परिपक्व कहे जाने वाले लोगों में मिलती है। यह सामान्य प्रवृत्ति तुमने देखी होगी कि अक्सर बच्चे इस बात से लड़ते हैं कि बड़े वाले को यह सामान मिल गया, मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए, या उससे ज़्यादा अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए। इस भावना से कई बार बड़े भी नहीं बचते। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बड़े सभ्यता के तकाजे के तहत बौद्धिक परिपक्वता के उस सोपान पर पहुंच जाते हैं कि बच्चों जैसे नहीं लड़ते, अन्यथा उनका मजाक बनेगा। लेकिन उनके अंतर मन में यह भाव रहता है और ताई नामक कहानी इसको अभिव्यक्त करती है। यह कहानी इसी दृष्टि से आती है कि परिस्थितियों के आधार पर कैसी विसंगति उत्पन्न होती है कि बहुत मानवीय किस्म का व्यक्ति भी अपने अभाव के प्रति इस तरीके से परेशान हो जाता है कि अपने ही लोगों के प्रति ईर्ष्या देश से वह मानसिक रूप से संकीर्ण हो जाता है। और यह मानसिक संकीर्णता इस स्तर तक आती है कि इससे उत्पन्न ईर्ष्या द्वेष बच्चों के स्नेहमय सूत्रों को भी अपने भीतर आनंद की परिधि में समावेशित नहीं कर सकता। वह उन सूत्रों से भी दूर हो जाता है। इस बात को जितनी कुशलता के साथ कौशिक जी ने ताई नामक कहानी में चित्रित किया है, उतनी अन्य कहानियों में दुर्लभ है। उसके लिए थोड़ा सा इस कहानी की कथा भूमि पर हम जाते हैं। इस कहानी का केंद्रीय चरित्र रामजी दास है। उसकी पत्नी का नाम रामेश्वरी है। दोनों ही निसंतान हैं। और हमारे समाज की बुनावट ऐसी है कि इसमें निसंतानता को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस हेय दृष्टि के प्रति किसी भी प्रकार के आकर्षण से मुक्त होना और सहज होकर जी लेना, यह बड़े कौशल की बात है। इस कौशल में रामजी दास यानी जो मुख्य पात्र है वो तो निपुण हो चुका है, लेकिन रामेश्वरी इस कौशल में नहीं निपुण है और अपनी निसंतानता को सहजता के साथ वह स्वीकार नहीं कर पाती। अब उसके बस का तो है नहीं कि वह संतान युक्त हो जाए। अगर हो जाता तो यह बोध ही उसके भीतर नहीं आ पाता। इसलिए उसके मन के भीतर वस्तुतः उन लोगों के प्रति द्वेष आ जाता है जो संतान युक्त हैं। और यह द्वेष बढ़ते बढ़ते उनके संतानों के प्रति भी बढ़ता जाता है। उसके देवर हैं, उनके बच्चे हैं, उन बच्चों से रामजी लाल को बहुत ज़्यादा प्रेम है, स्नेह है। लेकिन उन बच्चों को देखकर इसके मन में जो द्वेष भाव उत्पन्न हो चुका है, उससे रामेश्वरी हमेशा कुढ़ती रहती है और उन बच्चों की निकटता भी अपने पति के प्रति देख नहीं पाती। उनका पति जब उन बच्चों के साथ खेलकर आनंदित महसूस करता है, उससे भी वह चिढ़ती है। लेकिन मूल मन मनुष्य का तो वही है जो बच्चों की हंसी और किलकारियों से खिल उठता है। और कई बार इस कहानी में देखने को मिलता है कि ताई रामेश्वरी भी उन हंसी और किलकारियों से खिल उठती है, लेकिन पुनः ये बच्चे उसके अपने नहीं हैं। यह भाव उसको सालने लगता है और यह जैसे ही यह भाव उसके भीतर आता है, वह उन बच्चों के प्रति एक असीम उपेक्षा और कुछ हद तक घृणा के भाव से भर जाती है।
रामेश्वरी के भीतर की यही ईर्ष्या मनोहर नामक बालक, जो उसके देवर का बालक है, उसके प्रति उपेक्षा से उसको भर देती है। लेकिन सहज मन निश्चलता से हमेशा प्रेम करता है, और यही कारण है कि अंततः चलकर मनोहर का निश्चल प्रेम रामेश्वरी की ईर्ष्या और घृणा को धो डालता है, और एक उत्कृष्ट आयाम पर यह कहानी पहुंचती है, जहां रामेश्वरी का चरित्र अत्यंत उदात्त महिला के रूप में उभर कर सामने आता है। बस आज इतना ही, आगे इस कहानी पर बात करेंगे कल।